हेलो फ्रेंड्स, मैं तुत गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आप सभी लोगों की डिमांड पे एडवांस मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो, तो उनमें ज़्यादातर कमेंट यही आए कि एडवांस मैथ का आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्लासेस होती है वो अर्थमेटिक की होती हैं। तो एडवांस की अभी तक क्लासेस हुई भी नहीं है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सवाल करवाए हैं। तो आज की क्लास में हम ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री में जितने भी सवाल पूछे गए हैं एसएस सीजीएल टायर फर्स्ट में, वो सभी के सभी सवाल इसमें करने वाले हैं। इसमें लगभग यहाँ से 94 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन कर लेंगे और दूसरे पार्ट में बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो उसको कंप्लीट करेंगे। और इनके साथ साथ में आपको इनके कंसेप्ट भी बताते चलूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बाकी इसकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले उनका मैं कंसेप्ट बताऊंगा और कंसेप्ट से बाद में ही इसको सोल्व करेंगे। पूरा पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। वो अप्रोच हम सीखेंगे, बेसिक अप्रोच सीखेंगे, जितने कुछ तरीके हो सकते हैं वो सभी तरीके यहाँ पे जानने वाला है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला सवाल आपसे पूछा है कि दो कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं आपको, जिनकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पढ़ लीजिए और हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी में, क्योंकि कई स्टूडेंट का कमेंट आते हैं कि आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाते। तो उन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल लेता हूँ इन सवालों को, ताकि वो भी समझ सके। तो आपको कुछ आपको करनी है, कुछ मैं अपनी तरीके से करूंगा, तो दोनों हम मिलकर अगर समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। क्योंकि एक लैंग्वेज में समझाना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि एक लैंग्वेज में समझाएंगे तो फिर हिंदी वाले बोलेंगे, और अगर हिंदी में समझाएंगे तो इंग्लिश वाले बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों वाले हैं, दोनों मीडियम के हैं। वो थोड़ा सा अपनी ओर से करे और थोड़ी सी मेहनत मैं अपनी ओर से करूंगा, तो इजीली समझ पाओगे आप। ठीक है, बाकी यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बोला है वो बिल्कुल डिटेल से समझा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले वो पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में भी समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम वाले अपनी ओर से पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। पूरा डिटेल में समझाऊंगा यहाँ से। तो देखो, क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि दो सेकेंडरी वर्ती। अब कंसेंट्रिक का मतलब क्या, कंसेंट्रिक का मतलब क्या है कि उनका सेंटर है वो एक ही है। दो सर्किल होंगे लेकिन उनका सेंटर एक है, सकेंद्रित, यानी केंद्र क्या है उसका समान है। वर्तों की रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर और आपको 6 सेंटीमीटर उनकी रेडियस दे रखी है। और बोला है कि बड़े जो सर्किल है, जो बड़ा सर्किल है, उसकी कोड बतानी यानी जीवा की लंबाई बतानी है जो छोटे वर्त को स्पर्श करे। यानी इस तरीके से, वैसे तो इसमें पेन लगाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिपलेट बनता है 6 8 10 का, और 8 का डबल हो गया 16। देखते ही आंसर हो गया। ये एग्जाम का तरीका, लेकिन करते कैसे हैं वो पहले चीज समझो। देखो, दो कंसेंट्रिक बोले हैं तो यहां से ये पहला सर्किल हो गया और ये दूसरा सर्किल हो गया। ये इस तरीके से है। इन दोनों का सेंटर है वो सेम है, इसीलिए इसको बोलते हैं सकेंद्रित सर्किल। तो यहां से ये बोला है कि जो बड़े वाले सर्किल हैं उसकी जो कोड है यानी जीवा है वो छोटे वाले सर्किल को स्पर्श करती है। और इसकी लेंथ आपसे पूछा है, इनकी रेडियस दे दी, तो ये वाली रेडियस है तो ये तो क्या होगी छोटे वाले की यानी 6 है। और ये जो रेडियस है ये क्या है बड़े वाले की है, तो ये कितनी है 10 है। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, हमेशा आपको पता है कि जो रेडियस द्वारा स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो ये ट्रिपलेट बन गया 6 8 10 का। तो ये वाली साइड क्या होगी, ये 8 होगी। तो ये 8 होगी तो ये वाली साइड भी क्या होगी 8 होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो रेडियस होती है वो कोड को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है, यानी 8, ये 8 होगी तो ये भी 8 ही होगी। तो यहां से इस जीवा की लंबाई कितनी आ गई, यहां से 16। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, ये डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम अपने माइंड में सोचना है और डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट देखना है। यहाँ से दो रेडियस दे दी तो देखो 6 10 है, तो दूसरा वाला जो ट्रिपलेट होगा 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, यानी जो साइड होगी वो क्या होगी 8 होगी। लेकिन 8 तो क्या होगी, ये हाफ, इतनी ही लंबाई होगी, ये ही होगी। और कंप्लीट आपसे कोड की लंबाई पूछा है तो इसका डबल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना के करोगे तो यही सवाल आपका 30 सेकंड ले लेगा, और अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये सवाल 5 सेकंड का सवाल है। क्लियर है, तो यहां से ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखो, यहां से बोला है ये एंगल सी है वो एंगल जेड के बराबर है, ए सी है वो अक्स जेड के बराबर है, और ए बी सी है वो अक्स वाई जेड के सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। जैसे ये वाला ट्राइंगल है तो इसकी साइड भी सेम होनी चाहिए, इनके एंगल भी सेम होंगे, सब कुछ बराबर होगा, तो वो तो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर की बात करें तो सिमिलर में ऐसे हो सकता है कि एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, लेकिन उनका रेशियो होगा ना, साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, समान अनुपात में होंगे, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, सिमिलर बोलते हैं। और अगर एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल सेम
सेम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो जब सेम होगा तो सब कुछ सेम हो गया उसमें। तो जैसे यहाँ से सी है वो जेड के बराबर है, सी है वो जेड के बराबर है, अक्स ए सी है वो अक्स जेड के बराबर है, देखो ए सी है वो अक्स जेड के बराबर है। क्लियर है। आपसे ये पूछा है कि कौन सी शर्त होगी जो इन दोनों को क्या करे, ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो यानी बिल्कुल सेम होने चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, अगर एंगल दे दिया तो दो एक और साइड बराबर होनी चाहिए, यानी एस ए एस का रूल लगेगा। एस ए एस रूल का मतलब क्या है कि दो तो साइड होगी, उनके बीच वाला एंगल है वो बराबर होगा। तो यहां से बीच वाला एंगल तो कौन सा है, एंगल सी है वो एंगल जेड के बराबर, देखो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। तो जब आपको ए सी और एक्स जेड दे दिया, देखो ए सी दे दिया, एसी दे दिया और अक्स जेड दे दिया, एंगल आपको दे रखा है जेड और सी, यानी साइड कौन सी बचेगी, जो दूसरी वाली साइड होगी ए बी हो जाएगी, यहाँ से सॉरी बी सी और वाई जेड हो जाएगा कि बी सी और वाई जेड। देखो बी सी हो गया और ए सी हो गया और इसके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई जेड साइड हो गई और एक साइड हो गई अक्स जेड और इसके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये हो गया एस ए एस का रूल। क्लियर है। तो यहां से एस ए एस रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम है ना टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट पे सवाल बनता ही बनता है यहाँ से। चाहे आप किसी भी कोई सा भी एग्जाम दे लेना एसएससी का, यहाँ से एक सवाल बिल्कुल बनेगा। यहाँ से देखो बोला क्या है आपसे, पी ए बी एक छेदक रेखा है, सेकेंड है, और पी टी पी से इस वर्त की स्पर्श रेखा है, एक टेंजेंट है, पेटी टेंजेंट है, ये सेकंड है यानी छेदक रेखा है। आपसे देखो सब कुछ दे रखा है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपसे तो यही पूछा ना अक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको टेंजेंट थ्योरम यहाँ से पता होनी चाहिए। टेंजेंट थ्योरम क्या होती है, यहाँ से पीटी स्क्वायर, इस टेंजेंट का स्क्वायर, पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पीपी, ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे बनेगा जो सवाल बनेगा टेंजेंट से, तो इस पॉइंट पे बनेगा। तो पीटी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पीबी, अगर इसकी जगह इस तरीके से उगता कि दो छेदक लाइन होती है ऐसे, ये हो गई यहाँ से, ये P है, ये A है, ये B है और ये C है, ये D है। इसी का ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट केस हो गया। इसी में क्या कर दिया, ये टेंजेंट बन गई। अगर AB की जगह में इस PB है ना, ये सेकेंड है, छेदक रेखा है, अगर हम इसको टेंजेंट बना दो तो ये केस बन जाएगा आपके पास। तो जो टेंजेंट थ्योरम होती है वो क्या होती है, यहाँ से PA इंटू PB, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो यहाँ पे देखो पीटी है, ये पीटी टेंजेंट हो गई, तो पीए और पीबी दोनों ही सेम हो गए, तो पीए और पीबी सेम हो गए, तो यहाँ से पीटी इंटू पीटी क्या हो गया, पीटी स्क्वायर हो गया। तो इसी का ये क्या है, ये केस बन गया आपके पास कि अगर ये टेंजेंट बन जाता है तो यही टेंजेंट थ्योरम है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी जो टेंजेंट थ्योरम है ना, ये है आपके पास कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो यहाँ से बस फॉर्मूला लगाना आपको। तो यहाँ से सोल्व करोगे, देखो 64 डिवाइडेड बाई, या यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करना हो तो वैसे कर लो, बाकी इसमें फॉर्मूले पुट करके भी सोल्व कर सकते हो। तो 64 इक्वल टू पी ए होगा, तो पी ए कितना है 6 है, इंटू पी बी कितना है 6 प्लस अक्स है, तो 6 प्लस अक्स है। 6 से डिवाइड करोगे यहाँ से तो कितना होगा, 32/3 होगा, माइनस 6 कर दोगे यहाँ से 36 18, तो यहाँ से बचेगा कितना 14/3, तो ये आ जाएगा आपके पास अक्स का मान। ये हो गया आंसर। क्लियर है। एग्जाम में आपको ये थ्योरम वगैरह नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लगाना है। 64 डिवाइडेड बाई 6 करोगे 32/3 होगा, उसमें से 6 घटा दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। आपको एग्जाम में पेन को कम से कम लगाना है, जो भी चीजें आपको रिकॉल करनी है वो अपने माइंड में ही करनी है। सब कुछ चीजें आपके फॉर्मूला वगैरह जितने पॉइंट है वो सब माइंड में होने चाहिए, वहां पे केवल आपको अप्लाई करना है, तभी आपका टाइम बचेगा। यदि एबीसी में बीसी का मिड पॉइंट है वो डी है और एंगल ए है वो 90 डिग्री है, तो आपसे पूछा है एडी का मान क्या होगा। देखो एबीसी में आपसे बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए है वो 90 डिग्री है, तो इस तरीके से बना दो ए बी सी, इस तरीके से होगा। बीसी का मिड पॉइंट है वो डी है, बीसी का मिड पॉइंट डी है, और आपसे पूछा है एडी का मान क्या होगा, इस एडी का मान क्या होगा। तो जब ये मिड पॉइंट दे रखा है यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर होगी, तो बराबर होगी तो यहां से ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर ही होगी। तो यहां से पूछा क्या है कि एडी का मान क्या होगा, तो एडी का मान है वो यहां से या तो बीडी के बराबर होगा या सीडी के बराबर होगा, या अलग फॉर्म में बोले तो हम बोल सकते हैं बीसी का आधा होगा, तो बीसी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से BC डिवाइडेड बाई 2 ये आंसर हो जाएगा। अब आया क्यों वो चीज देखो, यहां से अगर आपको सर्किल में पता है, सर्किल में ये क्या है डायमीटर, तो डायमीटर है और डायमीटर द्वारा
परिधि पे जो एंगल बनेगा, सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और 90 डिग्री ये इसका क्या है, सेंटर है। तो सेंटर को अगर इससे मिला दूं तो ये क्या हो गया यहाँ से, तो मुझे यहाँ से बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है क्या ये, तो यही तो है। यहाँ से अगर मैं इसको मिटा दूं, ये मिटाएंगे तो पूरा का पूरा मिट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये मिटा दिया, देखो ये मिटाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से यही हो गया कि सेम, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इसके राइट एंगल से सामने वाली साइड पे एंगल बनाया हमने, जो साइड लाइन जो परपेंडिकुलर डाला है, मान लीजिए यहाँ से जो मिड पॉइंट डिवाइड कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया तो इसको क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली साइड भी क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 90 डिग्री है और इसको सामने वाली भुजा पे एक इसको इंटरसेक्ट किया जाता है जो इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और ये सवाल है ना 2019 से चल रहा है, सेम सवाल इसी पॉइंट से। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा यहाँ से, BC/2 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस का आधा हो जाता है। इसमें सवाल ये बन जाएगा, देखो यही सवाल आएगा, अभी एक सवाल और आएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपको दे देगा कि हाइपोटेनस की लेंथ दे देगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने दे दिया कि 24 सेंटीमीटर है। अब ये पूछ लेगा कि इसमें कि जो रेडियस होगी, सरकम रेडियस होगी, कि इसके चारों ओर एक सर्किल बनाया जाए तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो वही क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इस हाइपोटेनस की आधी हो जाएगी, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो तीनों ही आर है, तो इसका आधा कर देंगे अपन, तो 24 का आधा करते क्या आ जाएगा यहाँ से 12, इसकी सरकम रेडियस आ जाएगी। क्लियर है, ये सवाल आएगा अभी, तो इस पे बनता है ये सवाल। नेक्स्ट देखो यहाँ से ABC और PQR दो ट्राइंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, और उनके एंगल A है वो एंगल P के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। क्लियर है, कॉन्ग्रुएंट बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम है, दोनों ट्राइंगल सेम है, ठीक है। BC की लेंथ है वो 13 दे रखी है आपको, और PR की लेंथ है वो 5 दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, AB। मैं एक ही ट्राइंगल बना देता हूं, अगर दोनों ट्राइंगल सेम है तो दूसरे ट्राइंगल का भी डाटा है वो यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पे। तो ये A है, और यहां से ये B है, ये C है। ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, PQR के। क्लियर है, तो जैसे यहां से BC है, BC आपको दे रखा है 13 है, ये BC 13 है। एंगल A आपको दे रखा है 90 है, और एक चीज आपको दे रखा है PR। अब PR किसमें, देखो PR ये है ना यहां से, तो इसका मतलब AC भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो AC भी कितना होगा, 5 ही होगा, तो AC 5 हो गया, ट्रिपलेट हो गया क्या, 5 12 13 का, तो ये 12 हो गया। आपसे पूछा क्या है, AB ही पूछा है, तो AB का मान कितना होगा, 12 होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम है, तो अगर यहाँ पे PR दे रखा है, PR को हम क्या लिख सकते हैं, ये AC भी लिख सकते हैं कि PR और AC दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। आप तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल सेम समझा करो कि दोनों ट्राइंगल सेम है। अगर उसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है दूसरे वाले ट्राइंगल में एक साइड का, तो उसमें पहले वाले साइड में भी क्या होगी, पहले वाले ट्राइंगल में वो जो साइड होगी सेम साइड होनी चाहिए, ठीक है। उनके से इस तरीके से नहीं कि हमने दूसरा मिलाने लग जाए, जैसे यहाँ से कि दूसरा यहाँ से PQ दे रखा है, आप PQ की जगह BC का लिख रहे हो कि BC इक्वल हो गया PQ के, नहीं, यहाँ से PQ इक्वल दे रखा है, यानी AB के इक्वल होगा वो, ठीक है, सेम होना चाहिए वो। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक सर्किल दे रखा है जिसमें सेंटर से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वो 15 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। तो यहाँ से इस तरीके से है, अभी मैंने बता दिया ये पॉइंट तो, कि यहाँ से कॉर्ड है 40 सेंटीमीटर, ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर लंबा यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है, तो ये क्या होगी, 20 होगी, तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। अभी मैंने बताया इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगी रेडियस, तो यहाँ से देखो 15 20 25, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ट्रिपलेट से 25 सेंटीमीटर। अब इनमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट आपके माइंड में है ना, और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट करोगे ये चीजें कि ये 40 है तो ये 20 हो गया, 15 20 25 का ट्रिपलेट बनेगा, ये आंसर हो गया बिना सोल्व किए। इस तरीके से सोल्व करते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो आपसे बोला है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इफ ए कोड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्किल ऑन बोथ एंड्स देन इट्स इज कॉल्ड सेकंड। उसको छेदक रेखा बोला जाता है। बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ से इस जीवा को दोनों तरफ बढ़ा दे तो ये क्या होगी, एक छेदक रेखा बोली जाएगी, सेकंड बोला जाएगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ से भी मैंने बताया स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सही बात है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट नहीं कहा जाता, उसको सेकंड बोला जाता है।
टेंजेंट इज ए लाइन टच ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किल। बिल्कुल सही है कि एक ही पॉइंट पे उसको टच करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट लाइन बोलेंगे। तो आपको गलत पूछा था इसलिए सी हो जाएगा। ए बी केंद्र ओ वाले वर्त का व्यास है, आपको डायमीटर दे रखा है कि ए बी डायमीटर है। पी इस बिंदु पी इस पर एक बिंदु है जिसमें ए ओ पी आपको 95 डिग्री दे रखा है, ओ बी पी क्या होगा। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ये सर्किल है, ये सर्किल है आपके पास, और यहां से बोला है कि ए बी है वो इसका डायमीटर है, ओ इसका सेंटर है, बोला है पी है वो इस सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है, और यहां से ए ओ पी है ये आपको 95 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। और पूछा आपसे है ओ बी पी क्या होगा। ओ बी पी यानी ये वाला आपसे, ये वाली यहां से अगर इसको मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल आपको बताना है। तो आपको अगर यहाँ पे सर्किल में पता हो प्रॉपर्टी कि सेम चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो परिधि पे बने हुए एंगल का डबल होता है। या इसी चीज को मैं ये बोल दूं कि परिधि पे बना हुआ जो एंगल है वो सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होता है, आधा होता है। तो 95 का आधा हो जाएगा, यहाँ से 95 का आधा कितना हो गया, 47.5। ये इसका आंसर हो गया। ज्योमेट्री के सवाल में टाइम नहीं लगते, अगर आपको पॉइंट पता है, आपको थ्योरी पता है पूरी की पूरी, तो आप इजीली इन सवालों को 5 से 7 सेकंड में इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको वो चीज आनी चाहिए। अगर आपको पॉइंट नहीं पता है तो फिर सोल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो आपको जितने भी पॉइंट है वो सभी के सभी पॉइंट आपको याद करने हैं, जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाओगे एग्जाम में। जी वर्त का सेंटर है, आपको केंद्र दे रखा है ए जी बी है वो 132 डिग्री है। पूछा क्या है, ए सी बी पूछा है, ए सी बी। अभी मैंने बताया ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा, तो ये कितना हो गया यहाँ से 66 डिग्री। नेक्स्ट देखो, एक वर्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वर्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूरी पर है। वर्त की त्रिज्या की लंबाई आपको बतानी है। देखो 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वर्त के सेंटर से 24 सेंटीमीटर दूर है। तो देखो 7 24 25 का ट्रिपलेट बन गया, ये आंसर आ गया। अभी मैंने बताया था आपको, सेम सवाल आया सेम पैटर्न पे कि देखो यहां से ये कोड होगी कि आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर की, तो ये 7 होगी, और यहां से 24 सेंटीमीटर से ये डिस्टेंस दे रखी है, ये आपसे रेडियस पूछा है, तो ट्रिपलेट बन गया 7 24 25 का, तो ये 25 हो गई। इस तरीके से आपको करना होगा। फिर से देखो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड क्या होगी, इनके साइड भी सेम होगी, इनके एंगल भी सेम होंगे। जैसे यहाँ से एक्स वाई है वो एल एम के बराबर होगा। एक्स वाई यहाँ पे 2m+1 दे रखा है, जो किसके बराबर होगा, एल एम के, यानी 5 के बराबर होगा। तो 2m+1 5 के बराबर है, यानी कितना होगा, m बराबर कितना आ गया, 4/2 यानी 2। वाई जेड आपको दे रखा है एम आर के बराबर होगा, तो वाई जेड है वो एम आर के बराबर होगा, यानी 8 के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 - 2 6, 6/2 करोगे 3, तो आपके पास पी की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से अक्स जेड है वो एल आर के बराबर होगा। अक्स जेड है 7 दे रखा है, और एल आर यानी 2x - 1, तो 2x - 1 है वो 7 के बराबर होगा। 1 उधर जाएगा तो 8 बन जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बन जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4। इनका सम पूछा है तो 4 3 7 और 2 9, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। देखो चीजें सब आपको आनी चाहिए तभी ये सवाल हो पाएंगे आपसे, बिना अगर आपको पॉइंट पता नहीं है तो फिर नहीं हो पाएंगे। और इनमें केवल जितने भी एडवांस के टॉपिक है ना, उनमें बस आपको पॉइंट सारे के सारे याद रखने हैं। सब कुछ याद करने का है, उसमें कुछ समझने का नहीं है ज्यादा। अर्थमेटिक में जरूर हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्री में तो क्या करें, वो पॉइंट पता है तो कर पाओगे, नहीं पता है तो फिर छोड़ दो। ठीक है, फिर नहीं हो पाएगा वो सवाल। नेक्स्ट देखो, यहां से देखो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है कि ट्राइंगल में आपको 3 साइड दे रखी हैं, और पूछा है कि कौन सा रिलेशन होगा। देखने में आपको हार्ड लगेगा पहली बार अगर आप देखोगे इस सवाल को, लेकिन आप कैसे करना है, आपको अगर पॉइंट पता है ट्राइंगल का कि ट्राइंगल में क्या होते हैं, ट्राइंगल में 2 साइड का सम है, 2 साइड का सम है वो हमेशा बड़ा होता है तीसरी साइड जो बड़ी वाली साइड होती है ना उससे। 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, और 2 साइड का डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होता है तीसरी साइड से। ये पॉइंट लगेगा यहाँ से, तो इसमें ये लगाएंगे। देखो तीसरी साइड हमें निकालनी है, तो 2 साइड का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा अक्स से। तो 4 और 3 7, यानी अक्स से बड़ा होगा हमेशा 72। और इनका डिफरेंस है कितना है यहाँ से 12, वो हमेशा छोटा होगा अक्स से, तो 12 है वो अक्स से छोटा होगा, तो ये रिलेशन हो गया फिर।
तो बस ये 2 पॉइंट लगाने थे इसमें कि दो साइड का सम है वो क्या होगा, बड़ा होगा तीसरी साइड से, और दो साइड का डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होता है तीसरी साइड से। इसी को यूज में लेके ये सवाल हो जाएगा आपका। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें 34% इसको इंक्रीज किया गया है एक साइड को, तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो ये तो परसेंटेज में ही मैंने करवाया था, यहाँ से पूरा परसेंटेज मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, जिसमें बताया भी है मैंने। देखो एरिया में कैसे एरिया में अगर परसेंटेज चेंज होता है तो सॉरी साइड में चेंज होता है तो उसका एरिया में क्या इफेक्ट आता है, तो उसको कैसे निकालते हैं, वो सक्सेसिव का सवाल बन जाता है। ठीक है, अगर वो 2D में है तो, अगर वो 3D में है जैसे सिलेंडर हो गया तो वो क्यूब में चलता है तो फिर सक्सेसिव का 3 में हो जाता है वो। ठीक है, तो यहां से ये बोला है समबाहु ट्राइंगल है, यहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भुजा स्क्वायर होगा एरिया। तो 34% है तो 2 बार इंक्रीज कर दो तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो ये कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो सेम ही है तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पढ़ा होगा कि 2x एक्स स्क्वायर बाई 100 इस तरीके से। तो मैं तो डायरेक्ट ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, अगर सेम दे रखा है कि 34% है देखो, तो आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम निकालते हैं यहाँ से 2x एक्स स्क्वायर, इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो सक्सेसिव तो करते हैं। तो 34 का डबल करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 68 होगा, तो ये हो जाएगा 68। और यहाँ पे स्लेस है ना तो इसको हम क्या कर देते हैं, स्लेस है और अक्स स्क्वायर करना है। अक्स स्क्वायर क्या होगा, 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो 34 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16 का 6, हासिल की 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 1 25, तो हासिल चली जाएगी 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो 1156 होगा। लेकिन लास्ट में हम केवल 2 डिजिट रखते हैं, बाकी का आगे भेज देते हैं। तो 68 और 11 जोड़ दोगे यहाँ तो 79 पॉइंट, और पॉइंट लगा देंगे स्लेस की जगह ये 56 डिग्री, तो 79.56 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने के लिए ये आती है कि मैंने यहाँ पे 34 का स्क्वायर कैसे किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन का पार्ट है, समझा देता हूँ। यहाँ से क्या करना है, देखो पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, हासिल 1 चलेगी। फिर क्या करना है, 4 को 3 से गुना करना है तो 4 तिया 12, इसका डबल कर दो 24, 24 में हासिल जोड़ दो 25, तो इसका 5, हासिल चली जाएगी 2। अब कुछ ही नहीं करना, लास्ट का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़ देंगे 11, तो ये हो गया 1156। वैसे आपको याद भी होंगे 50 तक, अगर स्क्वायर याद है तो वैसे कर सकते हो, याद नहीं है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां से कितना आ जाएगा 79.56%। बोला है कि जिसकी भुजाएं हैं, जिसकी साइड क्रमशः 16, 30 और 34 इकाई हैं, एक त्रिभुज एबीसी के परिगत एक वर्त है, उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी। अभी मैंने बताया था आपको, वही सेम सवाल है, यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री बनेगा। देखो 16, 30, 34, अब ऐसे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 8, 15, 17, अब तो दिख गए यहाँ से ट्रिपलेट है ये 8, 15, 17 ट्रिपलेट आपको पता है। यानी देखो ये 16 है, ये 15 है, और ये क्या होगा यहाँ से, सॉरी ये क्या होगा 30 होगा, और ये 34 होगा। यही है, आपसे पूछा क्या है, सर्किल पे इसको सर्किल बना रहा है, चारों तरफ टच कर रहा है इसको सर्किल, और यहां से इसकी रेडियस तो पूछा है, तो रेडियस अभी मैंने बताया था क्या होगा, हाइपोटेनस का आधा, ये हो गया 17, ये आंसर। अब इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, अगर आपको पॉइंट पता था ना तो आप डायरेक्ट कर देते, 34 का आधा करोगे 17, 2 सेकंड का सवाल है ये, 2 सेकंड का। नेक्स्ट देखो यहाँ से 16 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सेंटरों के 2 वर्त हैं, कि केंद्रों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 26 सेंटीमीटर, और इनके कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपसे पूछी है। तो कॉमन टेंजेंट के सवाल बनते हैं यहाँ से, देखो पॉइंट बता देता हूं मैं यहाँ से, 2 सर्किल हैं, ठीक है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, ये कॉमन टेंजेंट होगी यहाँ से, पहला केस। दूसरा यहाँ से कॉमन टेंजेंट कौन सी हो सकती है, जिसको हम ट्रांसवर्सन टेंजेंट लाइन बोल सकते हैं, तो इस तरीके से हो सकती है, ये इसको इस तरीके से टच कर रहे हैं, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। क्लियर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है C1 C2, यहाँ पे अगर ये C1 है इसका सेंटर, ये C2 है, तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस यहां से करोगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये तो हो जाएगी कॉमन टेंजेंट की लेंथ। यहां से ट्रांसवर्सन जो कॉमन टेंजेंट की लेन होगी, यानी इसको बोलते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा, और इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो यहां से इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बस इस फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, ये माइनस का माइनस रहेगा, बस यहाँ पे R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले यहाँ पे याद रखना। इसी का क्या होता है कि अगर देखो ये तो अलग अलग है, अगर ये टच करते
अगर दोनों सर्किल यहाँ पे टच कर जाते और अगर हमें कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 या C1 C2 क्या हो जाएगी, फिर R1 प्लस R2 जाएगा। तो जब R1 प्लस R2 पुट करेंगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से 2√R1R2। इस पे रिलेटेड भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 फॉर्मूलों को आपको याद करना है। इन 3 फॉर्मूले से ही सवाल बनेंगे इस कॉमन टेंजेंट से, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा है आपसे, देखो 16 और 8 दो जो रेडियस दे रही है अलग अलग, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे आप, तो यहाँ से क्या बन जाएगा। वैसे तो देखो ये ट्रिपलेट का होता है कि जो लेंथ का स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे टेंजेंट लाइन का, टेंजेंट का स्क्वायर क्या बन गया, टेंजेंट का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से ट्रिपलेट बन गया, किसमें, टेंजेंट लाइन में, डिफरेंस में और उनके बीच की डिस्टेंस में। तो यहाँ से मैं पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 करोगे, डिफरेंस हो गया 8, तो 8 हो गया एक तो, और यहाँ से डिफरेंस जो दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 26 है। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा यहाँ से। या तो आप यहाँ से फॉर्मूला पुट कर दो, इतना मत लगाओ आप दिमाग, बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। यहाँ से पुट कर दो, जो टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से C1 C2 तो कितना है 26, तो मैं 26 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 676, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर 64, ये इसका रूट कर दोगे। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 और ये 612, 612 बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 153 लिख सकता हूँ। इसका रूट करेंगे 4 बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√153। क्लियर है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ से, इस पे भी सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं, CHSL में पूछे गए थे, और अभी जो लास्ट ईयर भी जितने पेपर हुए थे ना उसमें ये मेन सवाल था। ये सवाल तो हर शिफ्ट में पूछा गया था। आपसे बोला जाएगा कि इसमें सेक्टर का एरिया बताना आपको, इसमें एंगल कुछ भी दे सकता है, 60 डिग्री दे दे, 108 डिग्री दे दे, कुछ भी दे दे। तो इसमें निकालते कैसे हैं, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं कि टोटल पाई आर स्क्वायर है ना, ये 360 डिग्री का होता है। किसका होता है एरिया, 360 डिग्री का होता है। तो हमें किसका पूछा है, बस उसी का निकाल दो। यहाँ से 60 डिग्री का पूछा है तो 60 डिग्री का हो गया। तो जो फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 बन गया। अब इसमें पुट कर दो, यहाँ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो 25 इंटू 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, इंटू ये 6 है, 3 से 2 से डिवाइड कर दो तो ये 3 और यहाँ से 11 बन गया। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 275 डिवाइडेड बाई 21। तो 21 से डिवाइड करोगे 1 और यहाँ से बचेगा 65, तो 21 से 21 63 हो गया, यानी 13 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ से बोला है कि दी गई आकृति में ये परपेंडिकुलर है, सब कुछ आपको दे रखा है, cos x cos y 8 tan y, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये तो आपको दे ही रखा है। इसमें आपको दे रखा है AC है वो 26 है, AC है ये 26 है, BC है वो आपको 42 दे रखा है टोटल, ये आपको दे रखा है 42 BC। और आपसे बोला है DAC और BAY ये y है। तो देखो यहाँ से क्या बन सकता है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और CD आपको 10 दे रखा है, ये देखो 10 दे रखा है, तो ये 10 दे रखा है, तो ये क्या होगा फिर 32 होगा। क्लियर है, तो देखो 10 ये 26 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रिपलेट बन गया क्या आपको। अब ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, सारे के सारे जितने भी ट्रिपलेट है ना वो आपको याद करने हैं। तो जैसे आपको ट्रिपलेट पता होंगे तो यहाँ पे फिर सोल्व करना नहीं पड़ेगा पाइथागोरस से, तो वो दिख जाएगा आपको। देखो 10 24 26 होता है यहाँ से, तो ये हो गया 24। क्लियर है, तो ये 10 24 26 हो गया, ये 32 हो गया। अब आप निकाल सकते हो, यहाँ से पुट कर दो। देखो 6 डिवाइडेड बाई cos x पुट करोगे, cos x क्या हो जाएगा यहाँ से 24/26, तो 24 डिवाइडेड बाई 26 है तो ऊपर चला जाएगा 26, तो माइनस 5 डिवाइडेड बाई cos y करोगे, cos y क्या होगा 32 डिवाइडेड बाई, अब देखो 24 32, तो ये वाली साइड निकालनी है। कैसे निकालोगे, 24 32 है तो 8 या 24, 8 चौक 32, 3 4 5, तो ये 40 होगी। फिर ट्रिपलेट हो गया, मल्टीपल है ना 3 4 5 का, तो कितना है, सभी 8 से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या होगा 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40। तो यहां से cos y निकालना, तो cos y क्या आएगा 32 डिवाइडेड बाई 40, तो 32 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 8 tan y करोगे तो tan y कितना आ जाएगा यहाँ से 24/32, बस इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो कितना आएगा, देखो 6 चौका 24, तो यहां से बन गया 13/2। ठीक है, माइनस यहां से सोल्व करेंगे 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, ये बन गया 25 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 चौक 32 और 4 छिंग 24, तो ये 6 बन गया। सोल्व करेंगे 26 माइनस 25 यानी 1/4 प्लस 6 बन गया, 1/4 प्लस 6 यानी 25/4, ये आंसर आ गया।
क्लियर है? बस इसमें रोल क्या है, इसमें आपको ट्रिपलेट से निकालना था और बाकी तो सिंपल है। देखो सेम है यहाँ से, अभी मैंने बताया था 60 डिग्री का एंगल का, ठीक है, वो आप सेम करोगे यहाँ से, खुद के लिए है। तो जो रिपीटेड सवाल है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये सवाल। तो जो रिपीटेड है वो आप कर लीजिए, सेम कंसेप्ट मैंने बता दिया है, उससे रिलेटेड टाइप हो गया है। बाकी जो सवाल आ रहे हैं वो आपको खुद को करना है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल, बिल्कुल गलत बात है। रेडियस नहीं होती, डायमीटर होता है। डायमीटर होता है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्किल के, ठीक है, लेकिन इसने तो रेडियस बोला है इसलिए गलत हो गए। नेक्स्ट देखो, दो सर्किल हैं, उनकी परिधि का जो अनुपात होगा, उनकी सर्कमफेरेंस का जो रेशियो होगा, उनकी रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है कि 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2 करोगे, 2π से 2π चला जाएगा, r1 डिवाइडेड बाई r2 होगा, उनकी रेडियस के बराबर होगा। वर्त की जो कोड है वो वर्त के सेंटर से खींचे गए लंब, ये मैंने बता दिया, समद्विभाजित करता है, उसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है रेडियस। सर्किल हैं वो एक दूसरे को सर्वांगसम होते हैं, वो उनकी त्रिज्याएं समान होती हैं, बिल्कुल है, उनके तो सब कुछ ही समान होंगे। यहाँ से सर्किल बोला है ना कि सर्किल हैं, दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल सेम होंगे, उनकी रेडियस भी क्या होगी, सेम ही होगी। दो देखो यहाँ से दो आपको दे दिया, यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल है, उनके पेरीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है, और यहाँ से साइड, तो मुझे बताइए पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही क्या होता है, उनकी साइड का रेशियो होता है। तो हमेशा याद रखना, इसमें पॉइंट बनते हैं, इसमें 2 पॉइंट पे सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपको यहाँ से पेरीमीटर पे देगा कि जो ट्राइंगल अगर आपको सिमिलर दे रखे हैं, दो ट्राइंगल अगर आपको सिमिलर दे रखे हैं, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो P1 डिवाइडेड बाई P2, उनके पेरीमीटर का रेशियो है उनकी साइड के रेशियो के बराबर होगा, उनके साइड के रेशियो के बराबर होगा, उनकी इन रेडियस के बराबर होगा, उनकी सरकम रेडियस के बराबर होगा। जो कुछ आपको दे रखा है, उनके एल्टीट्यूड, इनके परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड दे रखा है, या उनका एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, उनके रेशियो में बराबर होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है उनके एरिया का रेशियो। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दे रखे हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनकी साइड के स्क्वायर, जो सब कुछ बोने बोला है ना, इनके स्क्वायर के, रेडियस का स्क्वायर, सरकम रेडियस का स्क्वायर, उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के सबके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन 2 पॉइंट पे सवाल बनते हैं। पहला सवाल हमारे पास ये बना है, अभी नेक्स्ट सवाल जो आएगा वो यहाँ से एरिया पे भी बनेगा। तो देखो दो सर्किल दे रखे हैं, इनके पेरीमीटर का रेशियो है वो आपको 40 डिवाइडेड बाई 12 होगा। ये रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी साइड के रेशियो के बराबर। तो देखो यहाँ से डी क्या रखा आपको, डी दे रखा है, तो डी दे रखा है तो इसके पैरेलल कौन सी होगी, देखो एबीसी है ना ये, तो ए बी होगी। तो ए बी आपसे पूछा है तो ए बी डिवाइडेड बाई डी होगा, डी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, 6 दूनी 12, ये आ गया 20, तो ये आंसर आ गया। बस ये आपको फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से मान लीजिए एबीसी एक पीक्यूआर की कर्म से पीक्यूआर भुजाओं के मिड पॉइंट है और पीक्यूआर का क्षेत्रफल है वो 32 है, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एबीसी है वो एक ट्राइंगल है जिसमें पीक्यूआर, ठीक है, पीक्यूआर एबीसी एक पीक्यूआर की कर्म से पीक्यूआर, अच्छा तो ये पीक्यू दे रखा है, पी ये क्यू ये आर, इसमें जो मिड पॉइंट है ना वो ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मिड पॉइंट है। और ये जो ट्राइंगल बनेगा इसके अंदर एक और ट्राइंगल बनेगा, तो ये क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे, जैसे ये एक है तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, सभी सेम होंगे। तो टोटल अगर आपको एरिया 32 दे रखा है तो ये वाला केवल एक पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल 4 ट्राइंगल बन गए, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 4 × 32 यानी एक का कितना होगा 8, तो ये भी 8 का होगा, ये भी, इसका भी एरिया 8 होगा, इसका भी एरिया 8 होगा, इसका भी एरिया 8 हो जाएगा, तो सभी इक्वल हो जाएंगे फिर। नेक्स्ट देखो यहाँ से ये भी देखो सेम है, सेकेंडरी आपको सर्किल दे रखे हैं, जीवा आपको दे रखी हैं, आपसे बोला है छोटे वर्त की स्पर्श रेखा, वो भी मैंने बताया था पूरा का पूरा, पहला कंसेप्ट आपके पास, पहला सवाल इतना शायद आपके पास। 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सर्किल हैं, वो एक दूसरे को एक बिंदु ए पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। PQ O1 और O2 केंद्र वाले उन्हें दो वर्तों की सीधी कॉमन टेंजेंट लें, और आपसे पूछा क्या है, PQ की लेंथ आपसे पूछा है, ठीक है, एक दूसरे को बाहर स्पर्श करते हैं। तो देखो यहां से वही हो गया ना, अभी मैंने बताया था एक, उसका स्पेशली बताया कि दो ट्राइंगल हैं उसको टच करते हैं, तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी 2√R1R2, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला। तो ये लगा दो यहाँ से, तो 10 पंजे 50, तो यहाँ से 25 यानी 4√5 आ जाएगा, सॉरी 4√2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 4√2 नहीं, यहाँ से 2 और यहाँ से ये हो गया 50, तो 50 को क्या लिख सकता हूँ 25 × 2 लिख सकता हूँ, 25 का 5 बन जाएगा, तो 10√2 बन जाएगा यहाँ से। डी और ई हैं वो एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर इस प्रकार हैं कि डी हैं वो बीसी के पैरेलल है। देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से कि ए बी सी में
जो डीई है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो जब भी आपसे बोला जाए अगर ये मिड पॉइंट होंगे ना, अगर ये यहाँ पे मिड पॉइंट बोला जाए तो ये इनकी साइड का जो ये होगा ना, ये डीई है, ये रेशियो होगा 1:2 का, डीई और बीसी का रेशियो, अगर ये मिड पॉइंट दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं दे रखे हैं, अगर आपको पैरेलल बोला है, ये पैरेलल बोला है, तो जब पैरेलल बोला है तो इनकी साइड का रेशियो होगा ना वो इक्वल होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, ए डी ई और एक कंप्लीट ए बी सी। ठीक है, तो आपसे एडी और डीबी का रेशियो दे रखा है ना 7:9, तो 7 कंप्लीट 9 दे रखा है, सॉरी डीबी दे रखा 7:9, तो ये दे रखा आपको 7:9। तो यहां से मैं इस तरीके से बोल दूंगा कि एडी और ए बी का रेशियो वो क्या होगा, 7:16 होगा क्या, यहां से 9 और 7 कंप्लीट, ए बी कितना हो गया, 16 हो गया। तो ए डी और ए बी का रेशियो कितना हो गया, 7:16। तो जो ए डी और ए बी का रेशियो होगा ना वही यहां से क्या होगा, 7:16 इसका रेशियो होगा, 7:16 यही सेम रेशियो होगा। और यही सेम रेशियो देखो यहां से यदि सी डी और बीई है, सी डी और बीई यहां से इंटरसेक्ट करते हैं ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां से एरिया पूछा है कि इसका एरिया और इसका एरिया, इनके बीच में एरिया के बीच में रेशियो क्या होगा। तो साइड का रेशियो 7:16 है, ये 7 है, ये 16 है, तो एरिया का जो रेशियो होगा ना इसका स्क्वायर होगा। अभी मैंने बताया था यहां से कि एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, फिर वो भुजा स्क्वायर होता है यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट बोल दो या भुजा स्क्वायर, क्योंकि 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन होगा तो साइड स्क्वायर होगा, साइड स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर कर दो। यहाँ से साइड दे रखा है तो एरिया पूछा स्क्वायर कर दो, एरिया दे रखा है साइड पूछा रूट कर दो। तो 49 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, तो 49 डिवाइडेड बाई 256 यानी 49 रेशियो 256 आ जाएगा इसका आंसर। यदि एक्स वाई जेड में एक्स वाई आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एक्स जेड दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, और क्यू है वो वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है कि एक्स वाई एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है, तो वाई जे ये ठीक है। देखो आपको डायग्राम से समझाना पड़ेगा इसको। एक्स वाई जेड आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें आपसे बोला है एक्स वाई है वो 4 है और एक्स जेड है 5 है। इसमें सामने वाली साइड पे एक लाइन खींची जाती है जो एक्स क्यू है, ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। क्यू है वो वाई जेड एक ऐसा बिंदु है, एक्स क्यू एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है, तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर में आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो सामने वाली एंगल बाइसेक्टर ना, ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, जो इसके पास में जो एंगल साइड बनते हैं ना, जो पास में देखो ये एंगल बाइसेक्टर ना, इसके पास पास में जो साइड है ना उसी के रेशियो में बनते हैं यहाँ से। तो 4 और 5 है ना, तो ये जो रेशियो होगा ना वो 4:5 ही होगा। क्या होगा, 4:5 होगा। 2020 में भी इस टाइप का सवाल पूछे गए थे, 2021 में पूछे गए थे, आगे भी पूछते जाएंगे, अभी भी इस टाइप के सवाल बन रहे हैं और इस पॉइंट पे बनेंगे। इसमें आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि आपको वाई जेड लेंथ दे देगा यहाँ से, जैसे मैं बोल दूं यहाँ से 18 है, ये बोल दूं वाई जेड की लेंथ 18 है, और आपसे पूछ लिया जाए क्यू जेड की लेंथ क्या होगी, सेम सवाल यही दे रखा आपको, बस एक्स्ट्रा ये दे रखा होगा कि वाई जेड की लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर है तो एक्स जेड की लेंथ क्या होगी। तो फिर क्या करोगे, आपको ये पता है कि 4:5 होगा, तो फिर 4:5 में डिवाइड करके यहाँ से एक्स जेड की वैल्यू निकाल दोगे। 18 को 4:5 में डिवाइड करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके नेक्स्ट सवाल ये बनता है इसमें। बाकी आपको ये सिंपल पॉइंट है यहाँ पे याद रखना है एंगल बाइसेक्टर का, कि अगर ये साइड 4:A:B में है तो एंगल बाइसेक्टर भी इसको A:B में ही रेशियो में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखो PQR एक वृत्त में उत्कीर्णित है, यानी उसमें बना हुआ है, तो एक समबाहु त्रिभुज है। देखो वृत्त में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं इस तरीके से ये है, तो यहां से इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, इसके अंदर ये है PQR। आपसे बोला है एस है वो चाप QR पे, इस पे एस है वो QR चाप पे कोई बिंदु है, और PSQ का माप आपसे पूछा है, PSQ यानी ये देखो ये वाले आपसे एंगल पूछा है कि ये एंगल क्या होगा। अब देखने में तो बहुत ज्यादा हार्ड दिख रहा है, लेकिन आपको पॉइंट पता है तो आप इजीली कर पाओगे। देखो अभी मैंने बताया था कि सेम चाप द्वारा परिधि पे बना हुआ, उसमें तो सेंटर पे बताया था। अब एक पॉइंट और याद रखना यहाँ से कि सेम चाप द्वारा परिधि पे कहीं पर भी एंगल बनाए वो सेम बनता है यहाँ से। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा।
इसी चाप द्वारा अगर यहाँ पे भी बनता ना, वो भी थीटा ही होता है यहाँ से। तो देखो ये थीटा है, अब ये थीटा तो आपको पता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये 60 है तो ये भी फिर क्या होगा, 60 ही होगा। तो ये आंसर हो गया फिर इसका। एबीसी में ए है वो 90 डिग्री है, ए सी है वो 5 है, 9 बीसी आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, पी क्यू आर में पी है वो 90 डिग्री है, पी आर है वो 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर है वो 8 सेंटीमीटर है, कौन सा विकल्प सही है। तो आपको देखो ए है, ए 90 डिग्री दे रखा है, पी 90 डिग्री दे रखा है, यानी ए और पी तो बराबर है, बिल्कुल सही बात है। ए सी और बी सी दो साइड दोनों दे रखी हैं, दो साइड दे रखी है ए सी और बी सी, यानी ए सी और बी सी आपको दे रखी है। ए सी और बी सी में से दोनों ही नहीं मिल रहे यहाँ से, इसमें तो 3 है, इसमें 8 है, और दोनों में मिल ही नहीं रहे, यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहे 5 और 9, इसमें से मैच तो होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए अगर सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ से ये सर्वांगसम नहीं होंगे, यहाँ से इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल वैसे भी नहीं है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर ये सेम होते तब होता आपके। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम होना चाहिए, साइड वगैरह एंगल वगैरह जितने कुछ है ना सब कुछ सेम होना चाहिए। सेंटरों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, अभी मैंने बताया था, यहाँ से देखो 3 है, 12 है, 8 है, और आपसे पूछा क्या है, दो सेंटर के ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो वही हो गया, यहाँ से कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो गई, तो कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर, सॉरी या कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू रूट C1 C2 का स्क्वायर यानी ए बी का होल स्क्वायर माइनस C1 C2 का R1 माइनस R2 का स्क्वायर करोगे, तो R1 माइनस R2 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, इसका रूट कर दो तो ये ए बी आ जाएगा आपके पास दोनों के बीच में। तो 144 प्लस 25 करोगे 169, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13, सॉरी किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो यहाँ से आ जाएगा ये। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास इसका आंसर, बस आपको फॉर्मूला लगाना है जो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, यहाँ से किसी वर्त में दो जीवाएं हैं, वो ए बी और सी डी हैं, वो वर्त के बाहर से किसी बिंदु पे पी पर मिलती हैं। अभी मैंने बताया देखो सर्किल आपको दे रखा है, इसमें दो जीवाएं हैं जो बाहर किसी पॉइंट पी पे मिलती हैं, ये पी पॉइंट है, ए बी और सी डी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए पी आपको दे रखा है 200, ये टोटल 200 दे रखा है, और ए बी आपको दे रखा है 120, तो देखो ये 120 है, ये टोटल कितना है 200 है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा, ये टोटल कितना है 200, ये बाकी की बची कितनी होगी पीपी, 200 में से 120 घटा दोगे 80, तो ये 80 होगी। सीपी है वो कितनी है, टोटल 160 है, टोटल 160 है। सीडी की लेंथ क्या होगी, इस सीडी की लेंथ क्या होगी, मैं एक्स मान लेता हूँ, वही टेंजेंट थ्योरम लगाएंगे यहाँ से, पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ से देखो पी बी कितना है 80 इंटू टोटल 200, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी करोगे। अब यहाँ पे देखो चेंज हो सकते हैं ये कुछ वेरिएबल, तो यहाँ से पी डी आपको दे रखा है क्या, अब पी डी आपको देना चाहिए था ना, यहाँ पे सी डी की लेंथ आपसे पूछा है, तो पी डी आपसे नहीं दे रखा, ठीक है, ये नहीं दे रखा ना, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से कुछ भी है, इसको मैं मान लेता हूँ के, तो k इंटू ये टोटल आपको दे रखा है 160, तो 160 है, तो सोल्व कर दो यहाँ से, देखो 8 दूनी 16, 2 से काटोगे 100, तो ये k है वो कितना है 100 है, टोटल 160 है, ये बाकी का कितना है 100 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 160 माइनस 100 60 mm, ये आ गया आंसर। बस आपको टेंजेंट थ्योरम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो सर्किल हैं, वो एक दूसरे को बिंदु P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, और यदि PQ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों सर्किलों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। देखो दो समान रेडियस आपको दे रही है 6 सेंटीमीटर, दो सर्किल एक दूसरे को P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, तो ये P और Q पर क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। PQ की लेंथ आपको दे रखी है ये 10 है, ठीक है, PQ की लेंथ 10 है और सेम रेडियस दे रखी है, आपसे बोला है इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यही तो पूछा। देखो ये क्या होगा यहाँ से 6, ये सेम रेडियस है, ये भी रेडियस 6 है, ये कितनी है ये टोटल 10 है, ये टोटल 10 है। मैंने बताया रेडियस द्वारा जीवा पे डाला गया लंब कितना, जो जीवा द्वारा सॉरी जो रेडियस है वो क्या करती है, वो जीवा को इंटरसेक्ट करती है इक्वली पार्ट में, तो टोटल 10 है, तो ये क्या होगी 5 होगी, ये 5 होगी। क्लियर है, तो ये 6 है ये 5 है, तो ये वाली साइड निकाल सकते हो आप, ये वाली O से लेके, जैसे मैं बोल दूं O है ये A है, तो O से लेके A तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 36 माइनस 25 करोगे √11, तो √11 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे आएगा √11, तो यहाँ से कितने हो गए √11 का डबल कर दोगे 2 √11 है, वो टोटल दोनों बीच में डिस्टेंस आ गई, दोनों सेंटर के बीच में।
7 सेंटीमीटर व्यास आपको डायमीटर दे रखा है। इसमें बोला है त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई। अब देखो इसमें चाप की लंबाई पूछ ली है। बस बेसिक चीज आपको लगानी है कि टोटल 2 पाई आर है, कि जो 2 पाई आर है, ठीक है, चाप की तो चाप ही है एक तरीके से सर्किल में, ये क्या है, ये परिधि है टोटल। तो जो 2 पाई आर है वो किसकी होती है, यहाँ से 360 डिग्री की, 360 डिग्री की टोटल चाप की लंबाई इतनी होती है। आपसे कितना 5 फुट चाहे, केवल आपसे कुछ चाप की लंबाई पूछी है जिसमें सेंटर जो रेडियस है वो 7 हो और एंगल कितना बन रहा हो, 108 डिग्री बन रहा हो। तो 108 डिग्री बन रहा हो तो 108 डिग्री बनेगा, उसका आपको बताना है। रेडियस आपको दे रखी है तो आर की जगह आप पुट कर दो 7/2। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इंटू 22/7 और इंटू 7/2। 7 से 7 चला जाएगा, यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा और यहाँ से 18 से डिवाइड कर दो, 18 36 और 18×5 = 18 की 108। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे 10 और ये हो गया 11। तो 6.6 आ गया क्या आंसर। तो 6.6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या जो चाप की लंबाई है वो 6.6 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ से वही सवाल, देखो यहाँ से दोनों क्या दे दिए, यहाँ से सिमिलर दे दिए क्या, तो सिमिलर दे दिए तो इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो इनके साइड के रेशियो के बराबर होगा। आपसे पूछा है एबीसी के पेरीमीटर, एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से रेशियो इक्वल कर दो, दोनों सिमिलर दे रखे ना, तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू होगा। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, अब आपको पी क्यू दे रखा है क्या, पी क्यू दे रखा है 6, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर होगा। तो बी सी आपको कितना दे रखा है, बी सी आपको नहीं दे रखा तो मैं निकाल लेता हूँ, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, क्यू आर आपको दे रखा है 9, ये और का। तो यहाँ से बीसी की लेंथ आ जाएगी क्या आपके पास, बीसी कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 तो 6 आ गया। बीसी की लेंथ आ गई आपके पास 6। इसी तरीके से यहां से एक और लगा दूं मैं, एस सी डिवाइडेड बाई क्यू पी आर होगा, ठीक है, यही किसके इक्वल हो जाएगा, एस सी डिवाइडेड बाई यानी 4/6 है वो एस सी डिवाइडेड बाई पी आर के बराबर होगा। एस सी आपको नहीं दे रखा तो मैं निकाल लेता हूँ, एस सी डिवाइडेड बाई पी आर, पी आर आपको दे रखा है 12, ये 12, तो 6 दूनी 12 और ए सी की लेंथ कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर है। और ए बी तो आपको दे ही रखा है 4 है, ये 4 आपको दे रखा है। एबीसी का परिमाप पूछा है तो सभी को जोड़ दो, यहाँ से 6 4 10 और 8 18, तो 18 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि उनका रेशियो है, साइड का रेशियो है वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिमिलरिटी लगा दिया। नेक्स्ट देखो यहाँ से त्रिज्यखंड का एरिया है, वही सेक्टर का एरिया आ गया, सेम है, इसको आप खुद करोगे। वही 60 डिग्री एंगल है, रेडियस आपको दे रखी है। एबीसी और डीईएफ में आपको ये दे रखे हैं ए बी डिवाइडेड बाई डीई। देखो ए बी है वो डीई के पैरेलल है, ठीक है, समान रेशियो में है। और बी सी डिवाइडेड बाई एफ डी, बी सी डिवाइडेड बाई एफ डी, अब देखो ये दे रखा है बी सी डिवाइडेड बाई, तो इस तरीके से नहीं होगा ये समरूप। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा, कि यहां से मैं देखो ए बी सी लिखूं, अगर ए बी सी लिखूं तो यहाँ पे समरूप कब होंगे कि ए बी के पैरेलल होना चाहिए, ए बी डिवाइडेड बाई डीई होना चाहिए, यानी डी हो या ई डी हो, इस तरीके से होगा। यहाँ पे तो क्या आएगा, डीई या ई डी आ सकता है। आपसे बोला है कि बी सी डिवाइडेड बाई एफ डी के बराबर है, कि जो बी सी है वो एफ डी के, यानी एफ और यहाँ पे डी आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास बी सी है वो एफ डी के बराबर होना चाहिए और ए बी है वो डी ई के पैरेलल होना चाहिए, ए बी है वो डी ई के पैरेलल होना चाहिए। तो फिर किस तरीके से बनेगा, यहाँ से ई और डी, यहाँ से बीच में रख दूं डी को, तो ये क्या कर दूं मैं यहाँ से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये ई है, ये डी है, ये एफ है। अब देखो यहाँ से अब बन गया क्या सिमिलर, कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, यहाँ से देखो ई डी का, ए बी और ई डी का रेशियो होगा यहाँ से सेम है, और बी सी ये दोनों लास्ट के बी सी और यहाँ से डी एफ ये दोनों हो गए। तो इस तरीके से अगर ये समरूप कम होंगे तो दो साइड हो गई तो बीच वाला एंगल होगा, तो डी है वो बी के बराबर होना चाहिए, बी है वो डी के बराबर होना चाहिए, तभी क्या हो जाएंगे ये एस से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है, दो साइड और एक एंगल। दो सर्किल हैं जो एक दूसरे को पी पर स्पर्श करते हैं और ए बी हैं वो दो सर्किल की कॉमन टेंजेंट रेखा है। तो ए और बी संपर्क बिंदु हैं, ए बी पी 65 डिग्री हैं। अब देखो इसी में पूछ लिया है अलग तरीके से कि पी है बाह्य बिंदु से स्पर्श करता है, दो सर्किल एक दूसरे को बिंदु पी पे, तो दो सर्किल हैं वो पी पे एक दूसरे को टच करते हैं। ए बी इनकी कॉमन टेंजेंट लेंथ है, तो ए बी है वो कॉमन टेंजेंट है, ये ए है ये बी है।
और यहाँ से बोला है ए बी पी है। देखो ए बी पी ये है, ये आपको एंगल दे रखा है, कितना है 65 डिग्री, ये 65 डिग्री दे रखा है। पूछा क्या है, नहीं, यहाँ से हिंदी में गलत है। आपसे बोला है पी ए बी दे रखा है। देखो पी ए बी ये वाला एंगल दे रखा है आपसे, तो पी ए बी ये वाला एंगल आपसे दे रखा है 65 डिग्री, और आपसे पूछा है ए बी पी ये वाला एंगल पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इस टाइप से डायग्राम बनता है तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये 65 है, तो 90 माइनस 65 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो बस ये पॉइंट आपको सीधा याद रखना है कि जो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब इसको यहाँ पे प्रूव करके तो मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि फिर वो ज्यादा लेंथी बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये अगर एक एंगल 65 है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एबीसी में बी और सी हैं वो आंतरिक समद्विभाजक हैं या इंटरनल बाइसेक्टर हैं जो ओ पर मिलते हैं। बी ए सी आपको दे रखा है 72 डिग्री, और बी ओ सी पूछा है, तो बी ओ सी क्या होगा 90 प्लस ए बाई 2 होगा, तो 90 प्लस 36 हो जाएगा 126, ये डायरेक्ट होगा। लेकिन आपको पॉइंट ध्यान रखना है, क्या है पॉइंट, वो देखो कि अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है और इसके एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिलते हैं, एंगल बाइसेक्टर अगर ओ पे मिलते हैं, तो ये जो एंगल होगा हमेशा ध्यान रखना ये किसका होगा, ये एंगल एक का 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हैं। एबीसी की भुजा ए बी और एसी के मिड पॉइंट है वो एक्स वाई है। अब देखो मिड पॉइंट हो गया, अभी मैंने बताया था मिड पॉइंट है कि अगर ए बी सी में ये एक्स वाई है, अगर मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो क्या होता है, 1:2, यही तो होता है। आपसे बोला है बीसी और एक्सवाई का सम है, बीसी और एक्सवाई का सम यानी 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6 है, यानी ये लेंथ 6 होगी और ये कितनी होगी 12 होगी। पूछा क्या है, बीसी माइनस एक्सवाई, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो कितना आ गया 6 आ गया आंसर। दिए गए चित्र में आपसे पूछा है एओसी बता रखा है, एसीडी आपसे पूछा है, एसीडी देखो एसीडी ये वाला एंगल पूछा है, तो ये वाला एंगल ये इसको बोलते हैं, देखो यहाँ से कॉमन टेंजेंट है ना, ये तो टेंजेंट है, और यहाँ से अगर ये थीटा एंगल है तो इसी के द्वारा, इसी चाप के द्वारा, देखो ये जो थीटा होगा ना, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा परिधि पे वो हमेशा सेम होगा यहाँ से, तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थ्योरम इस तरीके से होती है, देखो ये अगर ये कॉमन टेंजेंट है या टेंजेंट है, इसके द्वारा जीवा पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा और इस जीवा द्वारा परिधि पे कहीं पर भी एंगल बने वो हमेशा थीटा होता है, यानी सेम होगा वो। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये यहाँ पे बनेगा ये भी थीटा ही बनेगा, कहीं पे भी बने वो हमेशा सेम बनता है थीटा। तो वही कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो नहीं दे रखा ये थीटा क्या है, तो ये थीटा आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, 112 है ना, अभी मैंने बताया सेंटर पे बना हुआ एंगल परिधि पे बने हुए एंगल का डबल होता है, यानी परिधि पे बना हुआ जो एंगल है वो आधा होगा 112 का, तो 100 जो यहाँ से कितना होगा 56 होगा, तो ये आंसर होगा 56। थीटा की वैल्यू 56 होगी, तो वही सेम हो जाएगा यहाँ से थीटा। क्लियर है, बस आपको पॉइंट पूरे पता होना चाहिए। C1 और C2 तो सेकेंडरी है, यानी कंसेंट्रिक सर्किल है, और उसमें बोला है कि C2 इज लेस देन द रेडियस ऑफ C1 इफ AB इज अ कोड ऑफ C1। वही सेम सवाल बन गया आपके पास। ठीक है, AP की लेंथ आपसे पूछा है कि इसमें देखो यहाँ से इस तरीके से बोल दिया कि दोनों सर्किल हैं वो टच कर रहे हैं, तो ये सवाल आपको खुद को करना है प्रैक्टिस के लिए, बता दिया मैंने 3 बार आ गया सवाल। AB की लंबाई है वो यहाँ से वर्त की रेडियस R के 3 गुने के बराबर है। AB की लंबाई है वो R, ये R है ये R है, तो ये क्या होगी 3R होगी। पूछा क्या है OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो पाई आर स्क्वायर है, अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर है, वो टोटल कितना 2 पाई आर का होता है। जिसमें बोला है ना, जिस चीज में दे रखा है, जैसे यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा है, देखो चाप की लंबाई दे रखी है, तो मैं नीचे भी क्या करूंगा, मैं फिर चाप को ही लेके आऊंगा। अगर यहाँ पे एंगल दे रखा होगा, अगर ये एंगल दे रखा होता तो मैं यहाँ से एंगल में निकालता कि 360 डिग्री का बना हुआ जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और जो दे रखा होता उसे मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 पाई आर, इस टोटल 2 पाई आर के द्वारा एरिया कितना बनता है, पाई आर स्क्वायर घेरा जाता है, तो 3R के द्वारा कितना घेरा जाएगा, ये इतना एरिया घेरा जाएगा। तो बस आंसर आ जाएगा, यहाँ से सोल्व कर दो, पाई से पाई चला गया, R से R गया, तो 3/2 R स्क्वायर आ गया, 3/2 R स्क्वायर को 1.5 R स्क्वायर होगा। PT एक वर्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और T वर्त पर एक बिंदु है। यदि PT बराबर 12 सेंटीमीटर है, PO बराबर 13 सेंटीमीटर, वर्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो यहाँ से ये सर्किल है,
PT इसकी स्पर्श रेखा है, P है, ये T है, और यहाँ से PT आपको दे रखा है 12, PO आपको दे रखा है 13, तो यहाँ से ट्रिपलेट बन गया क्या, ये 13 है, तो ये क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बन गया, ये हो गया आंसर। क्लियर है? देखो बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी, चाहे वो बेसिक से पढ़ रहा हो, चाहे उसने शुरुआत की हो तैयारी करने की, तो वो भी यहाँ से अच्छी तरीके से समझ पाएगा। बाकी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं अभी, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, यही चीज़ रिपीट होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि SSC के में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सब में रिपीट होते हैं सवाल। प्रीवियस ईयर के सवाल कर लो 5 साल के, लगभग आपका 80 to 90% पेपर तो आराम से उसी से निकल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से अलग निकलते हैं वहां पे, जैसे 25 सवाल हैं, 25 में से 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे थोड़े से अलग आपको दिखेंगे, बाकी सभी के सभी सवाल आपको प्रीवियस ईयर से ही दिखेंगे, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए PQR और SQ हैं, ASU के ये आपको बोल दिया यहाँ से AS है, देखो एंगल साइड एंगल, 2 एंगल बराबर होंगे, एक साइड बराबर होगी, सर्वांगसम दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल सेम है, तो PQR 30 डिग्री है, PQR ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, STU T एंगल है, देखो T एंगल है, तो ये कितना है 60 डिग्री है, तो इनमें से T एंगल दे रखा है, तो या तो P होगा या R होगा, इनमें से 60 डिग्री हो, कोई सा भी हो, एक एंगल तो 60 डिग्री होगा ही होगा ना। अब हमें नहीं पता कि P होगा या R होगा, कुछ भी हो, लेकिन 60 डिग्री होगा, यानी 2 एंगल का सम यहाँ से 90 डिग्री होगा, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा फिर 90 डिग्री होगा, यानी वो ट्राइंगल कौन सा होगा, वो कौन सा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से आपसे पूछ लिया कि TSU क्या होगा, TSU क्या होगा, तो फिर कुछ भी पूछा जाए, यानी एक एंगल तो क्या होगा हमेशा 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया आपके पास आंसर। सर्वांगसम का मतलब क्या है कि दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ से तो एक 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, दो एंगल का सम ही 90 डिग्री हो गया, तो तीसरा एंगल क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, तो ये तीसरा एंगल ही तो आपसे पूछा है कि कौन सा होगा, वो 90 डिग्री होगा, 2 एंगल तो आपको दे दिए हैं, निम्न में से बताना है कौन सा गलत है। तो देखो बोला है कि सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्किल विच सरकम स्क्राइब द ट्राइंगल, बिल्कुल सही बात है कि इसको सरकम स्क्राइब करेगा ट्राइंगल को, इस सेंटर को क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। बोला है अंत केंद्र पर किसी भी भुजा से बना हुआ कोण है वो हमेशा विपरीत भुजा शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है, 90 डिग्री नहीं होता, वो 90 + a/2 होता है, अभी मैंने बताया था लास्ट 2 सवाल पहले, तो इसमें 90 + a/2 होगा, तो यहां से तो ये बोला कि 90 ज्यादा होगा, इसने ये बोल रहा है कि 90 + a होगा, जो गलत है, 90 + a/2 होगा। अंत केंद्र है एक त्रिभुज के अंत कोण के समद्विभाजों के द्वारा, बिल्कुल सही बात है कि इसके एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं इसको हम इन सेंटर बोलते हैं, और यहाँ पे मीडियन है वो इसको मीडियन सेंटर होगा, सेंट्रोइड होगा, वो यहाँ पे रेशियो होगा वो 2:1 होगा। बिंदु क्यू है, बिंदु क्यू से एक सर्किल पे स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से उसकी लंबाई 25 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 15 20 25 का ट्रिपलेट हो गया, यह आंसर आ गया। केंद्र वाले एक वृत्त में P और PB हैं, वो P से क्रम से A और B की क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये सर्किल है और यहां से PA और PB ये इस तरीके से खींचा जाता है। APB आपको दे रखा है 24 डिग्री, पूछा क्या है POB आपसे पूछा है, AOB आपसे पूछा है, तो ये एंगल देखो ये 90 है, ये 90 है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया क्या आपके पास, यहाँ पे 4 एंगल हैं जिनमें 2 का एंगल कितना बन गया 180, तो ये नहीं कितना होगा इनका सम भी कितना होगा 180, हमेशा ध्यान रखना इनका सम क्या होगा 180, तो ये 24 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 - 24, तो ये आंसर आ गया 156। वही सेम सवाल देखो यहाँ से, ये तो आप खुद करोगे। 2 ट्राइंगल सिमिलर दे दी, अभी मैंने बताया था इस पे क्या बनता है स्क्वायर पे, इस पे एरिया पे भी बनता है, तो देखो सिमिलर दे दिया, इनके एरिया दे दिया और आपसे साइड दे रखा है, तो जो एरिया का रेशियो है तो 16 / 25, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रूट कर दे अपन, तो 4/5, ये साइड का रेशियो हो गया, और ये साइड का रेशियो हो गया, तो यहाँ पे साइड आपको दे रखी है BC, तो BC दे रखा है 20, तो BC के पैरेलल कौन सा होगा, देखो इसी के समान कौन सा होगा QR, तो ये QR सोल्व कर देंगे यहाँ से, 4 × 5 = 20 और 5 × 5 कितना आ गया 25। एक सर्किल में केंद्र से 40 सेंटीमीटर की लंबी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा परपेंडिकुलर खींचा जाता है, वही सवाल देखो 15 40 है, तो 15 20 25 का ट्रिपलेट हो गया, वो 50 हो गया, फर्स्ट सवाल हो गया यहाँ से। बिल्कुल ये सर्किल है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये 15 आपको दे रखा है, ये टोटल 40 है, तो ये क्या होगा 20 होगा, तो ये क्या होगा 25 होगा। डायमीटर आपसे पूछा है तो इसका डबल कर दोगे 50, ये रेडियस होता है आपके पास 25। लास्ट सवाल देखो यहाँ से,
एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जिसमें डी पैरेलल दे रखा है, इसमें यहाँ पे पैरेलल दे रखा है, ठीक है। और जहां डी है वो ए बी पर एक बिंदु है, ई है वो ए सी पर बिंदु है, डी एबीसी के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पैरेलल है, ना कि मिड पॉइंट दे रखा है। अगर मिड पॉइंट दे रखा होता तो हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से इनका रेशियो। तो देखो बोल दिया है यहाँ से इसके पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से बोला है कि डी है वो ए बी एक दूसरे पैरेलल हैं, डी है ए बी सी के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये जो डी है वो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, यानी ये इसका एरिया 1 होगा तो इसका एरिया भी क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इस तरीके से बोलूं कि अगर इसका एरिया 1 है, इसका एरिया भी 1 है, यानी टोटल एबीसी का एरिया का कितना होगा, एबीसी का एरिया कितना हो गया, टोटल 2 हो गया। इसका एरिया 1 है तो कंप्लीट का एरिया कितना होगा, 2 होगा। तो एरिया आपको दे दिया 1 और 2, यही तो दे दिया इनका। इसका एरिया किसका, ए डी ई का और ए बी सी का एरिया दे रखा है, तो साइड क्या हो जाएगी, इसका रूट कर दूं मैं, तो साइड क्या हो जाएगी, ये 1 है तो ये √2 है, यही तो होगी इनकी साइड। ये कंप्लीट साइड √2 होगी, ये कंप्लीट साइड क्या होगी, 1 होगी। और यही रेशियो होगा सेम ए डी डिवाइडेड बाई ए बी का, ए डिवाइडेड बाई एस सी का, क्योंकि सिमिलर होंगे। तो यहां से बोला है डीबी और ए बी का रेशियो क्या होगा, तो देखो डीबी, ये डीबी क्या होगा, डीबी और ए बी का, तो ए बी तो क्या होगा, ये 1 है तो ये भी क्या होगा, फिर 1 ही रेशियो में होगा। एरिया का रेशियो यानी साइड का रेशियो होगा, यानी 1 है, और ये कंप्लीट साइड है वो कितनी है, √2 है। लेकिन आपसे तो डीबी पूछा है, तो डीबी क्या होगा, √2 - 1 होगा। क्लियर है। तो डीबी पूछा है यानी √2 - 1 अनुपात आपसे पूछा है ए बी का, ए बी कितना है, √2 है। तो √2 - 1 रेशियो √2 है, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 50 सवाल थे, तो जो कि आज की क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी के 44 सवाल बच गए हैं अभी, इसमें 44 टू शायद 46 सवाल, कुछ ही सवाल इस पे बचे हैं, क्योंकि 96 के आसपास कुछ हैं इसमें पूछे गए थे सवाल। तो जो भी सवाल बचे हैं वो लास्ट क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और ये क्लास है अच्छी लगी होगी आपको, तो एक बार लाइक कर देना। और जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा ले वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में तो हम इसके बाकी के जो सवाल हैं वो कर लेंगे, बाकी उसके बाद में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और वीडियो को शेयर किया करो आप, ठीक है। जब कम स्टूडेंट देखना है तो फिर मन नहीं करता है पढ़ाने का, कि जैसे 100 से 120 इतने स्टूडेंट देख पाते हैं, वो 100 से 150 स्टूडेंट देखते हैं, तो फिर इतनी मेहनत का जो मतलब नहीं रहता ना। फिर अगर खुद ज़्यादा स्टूडेंट देखे तब तो मुझे भी मजा आया यहाँ पे पढ़ाने में, कि ज़्यादा ऑडियंस होगी तो फिर उसी तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है। तो लाइव वगैरह भी लेके आए। अब यहाँ से 100-150 स्टूडेंट देखते हैं तो फिर आगे मन ही नहीं करता, मोटिवेशन नहीं मिलता इस चीज़ों का। तो कोशिश क्या करो, आप थोड़ा सा शेयर करो इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी आप जो एग्जाम देने वाले हो ना आगे आने वाले, उसमें ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं साथ के साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूँ आपको। तो जब कंसेप्ट बता रहा हूँ तो आपका रिविजन हो रहा है पूरी तरीके से, और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। तो बाकी ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, डोंट वरी। आप बार बार कमेंट करते हो, उसे सीरीज कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज को, वो कंटिन्यू रहेगी आपकी, टेंशन मत करो। लेकिन वो क्या है, थोड़ा टाइम लगता है इनके क्रिएट करने में, इनकी पीपीटी बनाने में, इनको पूरा टाइप करने में, तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 दिन का क्या हो जाता है, गैप लग जाता है वहाँ पे। बाकी ये सीरीज है वो आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी, सारे के सारे सवाल हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज हम करेंगे इसी तरीके से। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, एक जितने भी सवाल हैं बाकी के बचे हुए उन सभी को करेंगे। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।